सीए की जो नई स्कीम ये लोग लेकर के आ रहे हैं, उसके अंदर सीए फाउंडेशन का हो सकता है आपका अटेम्प्ट जब पड़ेगा, आपका अटेम्प्ट जो है वो आएगा मई 24। कौन सा आएगा? हाँ, मई 24, क्योंकि आप लोग मार्च 24 में बोर्ड्स दोगे और मई 24 में जो आपका ये अटेम्प्ट पड़ेगा। ठीक है, मई 24 के लिए प्रोपोज्ड है अभी कि लॉ का पेपर जो अभी 60 मार्क्स का है सीए के अंदर, और सीएमए जिन लोगों को करना है या जिनको दोनों करना है, सीएमए के अंदर ये पेपर है 70 मार्क्स का। ठीक है, सीएमए का नया सिलेबस आ चुका है, सीएमए में वही जो एग्जिस्टिंग जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है, 70 मार्क्स का लॉ उसमें भी है। पर सीए के अंदर इस पेपर को ये बढ़ा करके करने वाले हैं 100 का। कितना करने वाले? 100 का। जितना 60 में था उतना 60 में रह गई, थोड़ा सा इंटर लेवल के चैप्टर्स और यहां पर एड ऑन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का ओवरऑल सिग्निफिकेंस है। और मेरा जहां तक साथ आपका रहेगा फाउंडेशन में, मेरा आपके साथ 100 मार्क्स का साथ अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में 60 मार्क्स का लॉ और 40 मार्क्स की बिजनेस स्टडीज। 400 में से 100 नंबर में अकेला कवर कर रहा हूं। खैर आपकी फीस का 1/4 मुझे नहीं मिलेगा, बट मार्क्स में जरूर मैं 1/4 कवर कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ, व्हाट इज लॉ? अगर मैं पूछूं कि लॉ क्या है, तो आप लोग का सीधा अभी जवाब होना चाहिए हमें नहीं पता। बोलो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो लॉ है क्या? अरे बैठ जा भाई, क्यों झांक रहा है? तो लॉ क्या है समझना ध्यान से प्लीज। अगर मैं बात करूं लॉ क्या है, तो उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली डैमेज क्या है। लॉ क्यों है? क्योंकि कोई प्रॉब्लम है। लॉ क्यों है? क्योंकि कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की वजह से लॉ है। प्रॉब्लम की वजह से क्या है? लॉ। मस्त एग्जांपल देता हूं। दिव्यांश रात को 2 बजे पार्टी करके आया, ठीक है, मस्त। इसकी पोजीशन कैसी मैं आपको बताता हूं। दिव्यांश जब घर पे आया तो सामने पापा खड़े थे। सामने कौन खड़े थे? पापा। ये वाली ऑफ, ये चालू, ठीक है। तो दिव्यांश जब घर पर आया रात को 2 बजे पार्टी करके, अगर आज आप सोचोगे कि हमको लॉ में कोई सेक्शंस पढ़ाने वाले हरप्रीत सर या हमें कोई चैप्टर पढ़ाने वाले, तो आप गलत हो। मैं 3 क्लास तक कुछ नहीं पढ़ाता। मैं 3 क्लास तक सिर्फ सब्जेक्ट से आपका अटैचमेंट करवाऊंगा, ताकि आपको लॉ एक बेहतरीन पेपर लगे। ठीक है, हाँ। तो सुनो मेरी बात, सुनो अब सुनो। जब दिव्यांश रात को 2 बजे पार्टी करके आया तो उसकी हालत कुछ इस तरीके से थी। लहरा रहा है पूरा शरीर, ऐसे लहरा रहा है। पूरा शरीर क्या हो रहा है? ऐसे लहरा रहा है। सामने खड़े थे कौन? पापा। पेन खराब हो गया, चलो 1 सेकंड। पापा, चेहरे पे बिल्कुल हंसी नहीं, बिल्कुल शांत माहौल, और लगाई 2 चाटे। आते ही 2 थप्पड़ दिए। दिव्यांश ने बोला मेरी गलती क्या है? तो पापा ने बोला तो तेरा शरीर हिलता हुआ दिखा रहा है मुझको है। तो पापा ने एक रूल बनाया। पापा ने जो रूल बनाया उसे कहते हैं लॉ। पापा ने जो रूल बनाया उसे क्या कहते हैं? लॉ। पापा ने बोला कि अगर कल से आप 8 बजे घर नहीं आए तो टॉमी के साथ सोने आए। टॉमी, टॉमी, टॉमी कौन है? गली का कुत्ता, गली का कुत्ता, ठीक है। हाँ तो सुनो, ठीक है। अभी लॉ लगाया गया, और लॉ लगाने से बंदे के बिहेवियर में चेंज आया। अगले दिन जब वे घर पहुंचे तो इनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। 8 बजे पहुंचा, 8 बजे बोला था, 7:45 बजे घर पहुंच गए। तो एक बात हमेशा याद रखना, लॉ बनता है क्योंकि इनकी सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर ऐसी सिचुएशन में ये बंदा पड़ा रहता हमेशा, तो शादी होती क्या कभी जीवन में? और अगर शादी नहीं होती तो दहेज मिलता क्या पापा को? पापा को अल्टीमेटली इससे मतलब नहीं है। पापा किससे मतलब है? दहेज से। यस और नो? यस सर। तो समझना सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। पापा एकदम भावुक हो गए। पापा ने देखा यार मेरा बेटा अगर इतना बिगड़ गया तो मेरी जीवन तो बर्बाद हो जाए, मतलब इसका जीवन तो बर्बाद ही है। मेरे को दहेज नहीं मिला तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो याद रखना पहली बात,
कॉन्सेप्ट्स के अंदर अब हम जा रहे हैं, धीरे धीरे घुसेंगे, अब हम चैप्टर्स के अंदर जाएंगे 3 क्लास के बाद। बट आज हम बेसिक से डिस्कस करेंगे सिचुएशन डिमांड्स लॉ। क्या बोला मैंने? सिचुएशन डिमांड्स लॉ। बात समझ में आ रही है? लॉ क्यों बना? क्योंकि सिचुएशन ने डिमांड की। पता था? पता था? मैंने पहले कहा था, मैं कहा जो मैं बोलूंगा वो नहीं पता होगा। यस और नो? सिचुएशन डिमांड्स लॉ, पहली बात। बोले यहां तक कोई डाउट? समझ में आया? आ ही नहीं सकता जब तक आपको कुछ दिखाया ना जाए। सर दुनिया में, प्लीज प्लीज सुनो मेरी बात, अभी सिर्फ जो दिखा रहा हूं वो देखना, ठीक है? दुनिया के अंदर, प्लीज प्लीज, दुनिया के अंदर जो सबसे पहले लॉ बनाए गए वो 3000 BC। हर कुछ नहीं समझने का, ठीक है? 3000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से 3000 साल पहले, उनके जन्म से 3000 साल पहले दुनिया का पहला लॉ बनाया गया था एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है? एंशिएंट इजिप्टियंस ने 3000 BC बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट उन्होंने लॉ बनाया था। अब हम बात करते हैं स्टोन एज की। आपको पता है पहले अर्ली मैन थे सब, नॉमैड्स, ऐसे घुमक्कड़ लोग घूमते रहते थे, कोई पता नहीं पड़ता, ऐसे भाटे से भाटा मारा तो आग का आविष्कार कर लिया। मतलब सही में कितनी घटिया सोशल स्टडीज का पेपर था वो। ये सुनो तो सुनो, जिसमें भी हम 100 on 100 लाए कुछ बच्चे, नहीं तो सुनो मेरी बात। एंशिएंट एज में, प्लीज प्लीज, अगर आप सोचोगे कि मैं स्पेसिफिक आपको सेक्शंस पढ़ाऊं वो पढ़ूं, वो हम पढ़ेंगे, काम ही वही है मेरा, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए लॉ आया कहां से। तो स्टोन एज थी पहले। क्या थी? स्टोन एज मतलब पत्थर के सामान होते थे, पत्थर की गाड़ियां होती थी, ठीक है? एक रॉक के ऊपर से पर्टिकुलर कोई पत्थर गुड़कता हुआ देखा तो अर्ली मैन ने गाड़ी का आविष्कार किया, है ना? पहिया, हाँ सॉरी, पहिए का। और फिर 4 पहियों को एक उसने पर्टिकुलर एक फ्रेम के ऊपर सेट किया तो गाड़ी बन गई। यस और नो? तो एजेंट सबसे पहले थी स्टोन एज। क्या थी? स्टोन एज। मॉडर्न वर्ल्ड। शुभम का है? शुभम, हाँ शुभम कौन सी बाइक है वो तेरी? ग्लैमर। मॉडर्न एज, यही मॉडर्न एज। अब शुभम की सिचुएशन देखना, ये रहा शुभम, ठीक है? चुप रहो ना, ये रही बाइक, ठीक है? हाँ ठीक है, ये रही बाइक। शुभम एक दिन, मैं वापस एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिचुएशन डिमांड्स लॉ का। आज की क्लास से आप कुछ और सीखो ना सीखो, मैं कह रहा हूं तुम वापस आओ ना, पर एक बात हमेशा जीवन में याद रखने का, सिचुएशन डिमांड्स लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिचुएशन डिमांड्स लॉ। तो बाइक पे भाई साहब आ रहे, कौन? शुभम। एक हाथ में पौवा यू नो, एक हाथ में सिगरेट, गाड़ी अपने आप चल रही है, उसकी टेंशन नहीं, ठीक है? और सामने मिल गया एक पुलिस वाला, क्या करेगा? रातों रात खाली करा देगा सारी जमीन की। यस और नो? तो सुनो, फिर से आई सिचुएशन, प्लीज, अगर ऐसी अवस्था में दोनों हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हुए अगर मान लो किसी को ठोक दे, पुलिस वाले को ठोक दे मान लो, तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। सिचुएशन बनी तो भारत में कानून आ गया, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट। सिचुएशन बनी तो इंडिया में क्या आ गया? इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। अगेन प्योर एग्जांपल ऑफ सिचुएशन डिमांड्स लॉ। इससे पहले 1988 से पहले भारत में कोई मोटर व्हीकल्स के लिए कानून था ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगेन बोलो, क्लियर हुआ? सिचुएशन डिमांड्स लॉ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सिचुएशन डिमांड्स लॉ। कोई डाउट? तो आज की क्लास का पहला लर्निंग आउटकम क्या हम लेंगे? सिचुएशन डिमांड्स लॉ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, आपको मुझे कुछ इमेज रिकॉर्डिंग प्लीज। तीसरा एग्जांपल सिचुएशन डिमांड्स लॉ का आपके सामने भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी आइसोसिनेट गैस, ठीक है, के लीक की वजह से भोपाल के अंदर हुई थी। रातों रात लाखों लोग खत्म हो गए थे। इससे पहले भारत में ऐसी डिजास्टर्स को के लिए जो लोग पीड़ित होंगे उनके लिए क्लेम कैसे प्रोसेसेस होंगे उनके, भाई अब इतने लोग आप देखो ना, शक्ल देखो। हाँ, फॉरेन कंपनी का फॉरेनर था, रातों रात वो खत्म हो गया था। हाँ, गैस लीक की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। सी, ये आज तक लोग ऐसे बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द फ्रॉम द गैस, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द आइसोसिनेट गैस। ठीक है, दृश्य लोगों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहे, तो दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल। 1984 प्लीज, 1984 ये सब आपको याद नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि ये सब हमें याद करना है, ये सब याद नहीं करना है। जो याद करना है वो उसके नोट्स हैं, 2 बुक है लॉ की, ठीक है। एक रेगुलर नोट्स है, क्लास नोट्स है, बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। सिचुएशन डिमांड्स लॉ का मैं तीसरा एग्जांपल आपके सामने आपको दिखाया, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इससे पहले भारत में इन पीड़ित लोगों को क्लेम्स कैसे मिलेंगे, ये कितना कितना क्लेम मांग सकते हैं, कैसे कैसे क्लेम की कैलकुलेशन होगी, उससे कानून था ही नहीं, कानून था ही नहीं। 1984 में नया कानून लेकर के आए ये लोग, इमीडिएट प्रभाव से नाम दिया भोपाल गैस लीक डिजास्टर, ब्रैकेट में प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। 1 साल बाद। हाँ, इमीडिएट क्यों नहीं है वो भी, उसके लिए भी एक और क्लास है भी। क्यों 1984 से 1985 लगाया टाइम, उसके लिए लॉ का प्रोसेस है, उस पर भी हम आएंगे। तो अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से, अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से हमको समझ में आता है सिचुएशन डिमांड्स लॉ। बोलो और कुछ सीखो नहीं सीखो, ये बात तो सीखे कि नहीं सीखे, ऐसे ही पूरी लॉ पढ़नी है। समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट सर? हाँ, पूरा लॉ ऐसे ही पढ़ेंगे। दूसरी बात, मेरे प्यारे देशवासियों, आज बहुत दुखद समस्या है। 2001 का समय, संसद भवन पर होता है टेररिस्ट अटैक। अगेन सिचुएशन डिमांड्स लॉ। संसद भवन पर टेररिस्ट अटैक होता है और अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। अफजल गुरु, ठीक है, अफजल गुरु का नाम आपने कभी सुना? नहीं सुना तो आज जाके गूगल कर लेना। ही वॉज अ ब्रेन पर्सन, जिन्होंने टेररिस्ट को अपने घर में पनाह दी, जिन्होंने टेररिस्ट को संसद भवन तक का रास्ता दिखाया और अटैक्स करवाए पार्लियामेंट पर। आप मानोगे भारत में टेररिज्म को रोकने से पहले 2001 से पहले कोई कानून ही नहीं था। उससे पहले ये लोग आपस में निपटते रहते थे, ठीक है। लीगली भारत में टेररिज्म को रोकने का कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। हाँ, पार्लियामेंट पर अटैक होता 2001 में और इमीडिएटली मतलब 1 साल, इमीडिएटली मतलब 1 साल में फटाफट लॉ बना के लिए, कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। अगेन सिचुएशन डिमांड्स लॉ। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे देशवासियों को? यस सर। ना सर, सिचुएशन की वजह से लॉ तो आया सर, सिचुएशन की वजह से लॉ तो आया, पर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि लॉ क्यों आया। नहीं आया, आ ही नहीं सकता जब तक, आ ही नहीं सकता जब तक डिस्क्रिप्शन ना सुनो, समझना ध्यान से। तो अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से प्यारे देशवासियों, सिचुएशन डिमांड्स लॉ, 4 एग्जांपल दिए मैंने आपको, एक बेवड़ा, एक दारूडिया, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। एक्ट 2002 जो कि अटैक हुआ था पार्लियामेंट पर 2001 में। लॉ की जरूरत क्या है? वाई डू वी नीड लॉ? हमें लॉ इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे पहले
आज अगर टेररिज्म एक्ट आया, आज अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट आया 1985 में, तो इससे सबसे बड़ी बात इंश्योर होती है सेफ्टी। क्या इंश्योर होती है? सेफ्टी इंश्योर होती है सर। तो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं किसके ऊपर? एसेंशियल्स ऑफ लॉ के ऊपर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेफ्टी। पापा को पता था कि अगर बेटा रोज ऐसे पार्टी करेगा दिव्यांश, अगर रोज ऐसे शुभम धुआं उड़ाते हुए और अगर ऐसे से आएगा तो बेचारा खत्म है। मतलब हाँ, फेफड़े खत्म, क्या क्या खत्म पता नहीं। ठीक है, क्या है क्या है? चुप है नालायक बच्चे, सुनो। अरे समझ में नहीं आया? तो सबसे पहले पापा ने सोचा इसकी सेफ्टी, कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए। और अगर बच्चा सुधर गया तो पापा को दहेज में क्या मिलेगा? पापा को दहेज में क्या मिले बोलो? बेनिफिट्स। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। ओके प्लीज। तो एक बात हमेशा याद रखना, सिचुएशन डिमांड्स लॉ, और दूसरी बात, लॉ हमेशा बनते हैं सेफ्टी के लिए, और पापा को मिल सके क्या? बेनिफिट्स। सेफ्टी के लिए और पापा को मिल सके क्या? बेनिफिट। ये दो चीजें हमेशा लॉ में लिखी जाती हैं। ये दो चीजें हमेशा लॉ में, these are the written things in any law, these are the written things in any law। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब जो तीसरी चीज जिसकी वजह से लॉ बनता है वो होते हैं एथिक्स। क्या होते हैं? डिसाइडिंग, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हो सकता है जो आपके लिए सही हो मेरे लिए क्या है, और हो सकता है आपके लिए जो गलत है वो मेरे लिए क्या है? सही है। दैट इज एथिक्स, दैट इज। पर एथिक्स किसी लॉ में लिखे नहीं जाते। लिख सकते भी हैं बट लिखे नहीं जाते। नॉर्मली जो चीजें लॉ में लिखी जाती है वो क्या होती है? सेफ्टी एंड बेनिफिट्स। जैसे मेरे को एक बात बताओ, टेररिज्म एक्ट किसके लिए आया? सेफ्टी के लिए कि बेनिफिट के लिए? ये तो कोई अब गधा भी बता देगा तुम में से, कि मतलब तुम में से कोई गधा नहीं है, मुंह मत मानना। तो सुनो, ये तो कोई भी बता देगा कि लॉ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट सेफ्टी है कि बेनिफिट है? बोलो, टेररिज्म से बेनिफिट किसको होगा? किसी को नहीं होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कौन सा है? सेफ्टी। अगर मैं पूछूं भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, ये कौन सा है? बेनिफिट्स। ये जो पीड़ित है उनको बेनिफिट्स देने के लिए लॉ बने। तो सेफ्टी और बेनिफिट्स हमेशा लॉ में लिखे जाते हैं। सेफ्टी और बेनिफिट्स हमेशा लॉ में लिखे जाते हैं, पर एथिक्स लॉ में लिखे जा भी सकते हैं और नहीं भी लिखे जा सकते। मैं कोई स्ट्रिक्ट थोड़ा बोलूंगा कि सच बोलना हमेशा सही होता है। सच बोलना हमेशा सही थोड़ी होता है। मैंने आज तक आपको तनख्वाह कितनी बताई? हाँ बोलो सुनो, तो वो तो सच बोलना सही है। ठीक है, तो सुनो ना, ठीक है ठीक है। सो एथिक्स इज व्हाट? एनालिसिस, प्लीज। Ethics is what? Analysis of situation, deciding what is right and what is wrong. In situational analysis is a situational analysis. ये situation बताएगी। अब situation आपके सामने एक लेकर के आ रहे हैं, फटाफट से देखना जरा स्क्रीन के ऊपर। 3 लोग चाहिए मेरे को। मैं आपको समझा रहा हूं एथिकल डिलेमा। ठीक है, एक चीज और प्लीज, थोड़ा सा चुप रहो। 4 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए। एक आया भाविनी, ठीक है, भाविनी आई। सुनो, भाविनी, प्रेक्षा, एक और चाहिए। कौन? श्रीमंत। नहीं, बस 3 बहुत है। तो सुनो प्लीज प्लीज, सुनना अभी। तीनों गए पार्टी के लिए। कहां गए? पार्टी। ठीक है, तीनों गए पार्टी के लिए। और सुनो सुनो, श्रीमंत बिल्कुल सज्जन व्यक्ति, देवता पुरुष। तो सुनो, श्रीमंत बिल्कुल सज्जन व्यक्ति, कोई नशा नहीं करता है, कोई नशा नहीं करता है। और प्रेक्षा और भाविनी ने दोनों ने स्टार्ट की ब्रीजर लगानी है। क्या स्टार्ट की? ब्रीजर। ब्रीजर यू नो, लड़कियों वाली दारू, यू नो निमिषा? नो? अच्छा ठीक, हाँ 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 ठीक है। एल्कोहल होता है ना?
नहीं होता है? अच्छा चलो, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मान, मेरी बात सुनो, मान लो नहीं होता, अरे सुनो सुनो, 40 ब्रेजर लगा ली दोनों ने, 40 भाविनी ने और 30 के आसपास प्रेक्षण ने, ठीक है। अब सुनो, श्रीमन देख रहे हैं, श्रीमन दोनों को देख रहे हैं कि चालू है दोनों, ठीक है। अब सुनना, प्रेक्षा को का एक सपना है कि इसे स्विमिंग आती है, क्या आती है? स्विमिंग। और समुद्र के किनारे रेस्टोरेंट था, तो प्रेक्षा ने क्या करा? समुद्र में कूद गई, ठीक है। प्रेक्षा ने क्या किया? समुद्र में कूद गई, ठीक है। अब सुनना, भाविनी का भी एक सपना, क्या सपना? कि सर्कस में जैसे में पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं, ठीक है। हाँ इमेजिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में लॉ क्या है हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यही पढ़ेंगे ऐसे ही। हाँ ये देखो बिल्कुल ऐसी दिखेगी, धूप दिखा रहे जैसे, ठीक है। तो सुनो, हेलो सुनो, अरे देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, एक मिनट। जितना आप इसको पेपर को मजे से पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। और आई थिंक मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, तो बातें नहीं, आपको सिर्फ वो सुनना है जो मैं बता रहा हूं। तो प्रेक्षा क्या करने गई? समुद्र में लहरों में खेलने। तो अब सुनो, भाविनी ने क्या किया? पेट्रोल लिया और फू। थोड़ी देर में क्या हुआ? प्रेक्षा को नहीं पता था कि उसे तैरना नहीं आता है। वो 40 ब्रीजर का असर था, कॉन्फिडेंस था कि मैं कूद के तो देखूं एक बार। थोड़ी देर में क्या हुआ? प्रेक्षा डूबने लगी पानी में, ठीक है। और प्लीज प्लीज, और भाविनी ने क्या करा? आग उड़ाते उड़ाते खुद पे ही थोड़ी सी आग उड़ा ली, ठीक है। पूरा रेस्टोरेंट जलने लगा, पूरा रेस्टोरेंट क्या होने लगा? जलने लगा। और बेचारे श्रीमन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, श्रीमन दोनों को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व। अब मुझे एक बात बताओ, श्रीमन खुद ही बताएगा किसको बचाएगा, प्रेक्षा को या भाविनी को? हाँ क्या बोला ये? क्या बोला ये? धर्म संकट है। क्या बोला ये? धर्म संकट है। बस इसी धर्म संकट को हम कहते हैं एथिकल डिलेमा। क्या कहते हैं? एथिकल डिलेमा। तो इसने किया क्या? इसने किया, खुद भाग गया वहां से। इसने क्या किया? अब मुझे एक बात बताओ प्लीज। अरे हाँ, अरे कॉन्सेप्ट आ जाओ। अब मुझे बताओ, इसने सही किया या गलत किया? कुछ कहेंगे इसने सही किया और कुछ कहेंगे इसने गलत किया, ठीक है। कम से कम दो में से एक को तो बचाता नहीं, पर इसने ही वाज सेल्फिश एट द टाइम, इसने खुद को बचाया, तो बिल्कुल सही किया। तो सुनो मेरी बात, डिसाइडिंग बिटवीन टू थिंग्स, टू राइट और टू रॉन्ग थिंग्स। अब अगर ये प्रेक्षा को बचाता तो वो बुरा मान जाती भाविनी, वो भाविनी को बचाता तो प्रेक्षा बुरा मान जाती, ठीक है। हाँ तो कुल मिलाकर के कंफ्यूजन स्टेज है। अरे कुल मिलाकर के जो स्टेज है वो कैसी है? कंफ्यूजन स्टेज। ऐसे ही कंफ्यूजन स्टेज को जब हम दो सही, मतलब इधर भी सही इधर भी सही, इधर भी गलत इधर भी गलत, जब हम दो सही या दो गलत में से चुनते हैं, इसे हम कहते हैं एथिकल डिलेमा। क्या कहते हैं? एथिकल डिलेमा। वही चीज मैंने आपको यहां पर लिख करके दे रखी। सिलेक्शन बिटवीन टू एथिक्स, टू एथिकल और टू अनएथिकल थिंग्स इज कॉल्ड एज एथिकल डिलेमा, ठीक है। हाँ धर्म संकट, धर्म संकट। अब समझना, एक और एग्जांपल आयांश का ही ले लेते हैं। चलो, आयांश क्या करता है? दारू पीते पीते सिगरेट पीता है। एक हाथ में दारू, अरे एक हाथ में दारू, दूसरे हाथ में सिगरेट। कभी कभी तो आधे मुंह में दारू और आधे मुंह से फूक रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये सिगरेट की वजह से मरेगा या दारू की वजह से? दोनों की वजह से। कंफ्यूजन है। दिस इज कॉल्ड एज एथिकल डिलेमा। दिस इज कॉल्ड एज एथिकल डिलेमा।
डिसाइडिंग बिटवीन टू राइट और टू रॉन्ग थिंग्स इज कॉल्ड एज एथिकल डिलेमा। ये एथिकल डिलेमा भी सिचुएशन पे बेस होता है कि इसे हमें कैसे डीलिंग करनी है। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे देशवासियों? ये सर नो। तो अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से क्या बना? सिचुएशन डिमांड्स लॉ। कितना एग्जांपल दिया मैंने आपको? दारूडिया, बेवड़ा, भोपाल गैस ट्रेजेडी और ठीक है। देन हमने आज पढ़ा एसेंशियल्स ऑफ लॉ। क्या पढ़ा? एसेंशियल्स ऑफ लॉ। एसेंशियल्स ऑफ लॉ में बोलो क्या दो चीजें लिखी जाती हैं? सेफ्टी और बेनिफिट्स। और कभी भी क्या लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, दैट इज एथिक्स। और एक हमने सिचुएशन पढ़ी किसकी? एथिकल डिलेमा। किसकी सिचुएशन पढ़ी? बोला एथिकल डिलेमा। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अब आप, हाँ बोल कोर्स के ऊपर मैं प्राउड करवाऊंगा, दैट इज सीए। समझना ध्यान से। बस ये आज का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है। आज की क्लास इतनी लेंगे। लगभग हमें 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग इफेक्टिव हुई है, 39 मिनट्स की हुई है। तो सुनो मेरी बात। भारत के अंदर मेरे प्यारे देश में कानून बनाने की पावर है संसद भवन को। किसको बनाने की पावर है? कानून? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है भारत के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत को यह पावर किसने दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर मेरे प्यारे देशवासी आज मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कब था? हाँ, नहीं पूरी डेट बोलनी है। 1949। वेरी गुड। 1949। भारत का, अच्छा मैं अगर पूछूं भारत का संविधान की लीगल वैलिडिटी कब से हुई है? 26 जनवरी 1950। कंफ्यूजन है, अभी क्लियर कर रहा हूं उसको। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पर मुझे एक बात बताओ, आपको पता है आप जिस कोर्स में एनरोल होने जा रहे हो या होगे आज की क्लास के बाद या कभी भी, तो सुनना, सीए एक्ट, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आया 1949। तो मुझे एक बात बताओ, अगर संविधान ने पावर दी कानून बनाने की किसको? पार्लियामेंट को। संविधान ने पावर दी पार्लियामेंट को कानून बनाने की, तो सीए लोग बेचारे 1 साल पहले कैसे आ गए?